गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। देखो, हमने जो टॉपिक पढ़े थे इससे पहले, एक तो हमने कौन सा पढ़ लिया, भ्रूण परिवर्धन। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? भ्रूण परिवर्धन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है। एक हमने जो टॉपिक पढ़ा है बीज परिवर्धन, जिसको बोलते हैं सीड डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। लास्ट में बीज परिवर्धन में क्या होता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है। इसके अंदर देखो, मैंने थोड़ा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा था कि ये क्या होता है, जाइगोट। इसको हमने बताया था कि जाइगोट होता है। इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। जाइगोट में क्या हुआ, विभाजन। दो कोशिकाएं बनी। एक कोशिका यहाँ पर कौन सी बनती है, ऊपर की साइड में एपिकल, और नीचे की साइड में कौन सी बनती है, बेसल। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ध्यान में रहे। एपिकल कोशिका में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, सॉरी, कौन सा विभाजन होता है, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसकी संरचना में कैसे बदलाव आता है, ऐसे इसकी संरचना बनती जाती है। ऐसे इसकी संरचना क्या होती है, बनती जाती है। ये संरचना जो होती है ये क्या कहलाती है, निलंबक कहलाती है। इस संरचना को क्या बोलते हैं, निलंबक कहते हैं। ऊपर ही की साइड में जो कोशिकाएं जो होती हैं, ये कौन सी होती हैं, एपिकल। ठीक है, लास्ट में जाकर इसकी संरचना जो होती है वो काफी बड़ी बन जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं, परांकुर, और नीचे की साइड में क्या होते हैं, मूलांकुर। और ये संरचना पूरी क्या होती है, निलंबक की। संरचना पूरी किसकी होती है, निलंबक की। ठीक है, एक बीज जो होता है, जैसे ये कोई बीज है, इस बीज के अंदर संरचना जो होती है इस प्रकार से व्यवस्थित दिखाई देती है। ये जो होता है, इस सीड, ये तो क्या होता है, बाहर का सीड कोट होता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और ये होता है भ्रूणकोश, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा था, ये किसके बारे में पढ़ा, भ्रूण परिवर्धन के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये जो पहले, एक तो हमने यहाँ पर भ्रूण परिवर्धन के बारे में पढ़ लिया, एक हमने यहाँ पर बीज परिवर्धन के बारे में पढ़ा। बीज परिवर्धन के बारे में तो देखो, नॉर्मल सी बात होती है कि बीज परिवर्तन में क्या होता है कि बीजांड के द्वारा बीज का निर्माण किया जाता है। बीजांड में उपस्थित जो बाह्य अध्यावरण जो होता है बीज में, टेस्टा कहलाता है, और आंतरिक अध्यावरण क्या कहलाता है, टेगमन कहलाता है।
बीजांड व्रत जो होता है वो बीज व्रत में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड का प्राय भ्रूणकोश के परिवर्धन के समय उपयोग में आ जाता है। कुछ पादपों के अंदर भ्रूणकोश के चारों तरफ एक पतली परत में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं परिभ्रूणकोश बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट संरचना और भी रहती है जो आपको यहाँ पर देखनी है। एक साइड में लिख रहा हूँ बीजांड और एक साइड में लिख रहा हूँ बीज। ये थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन के बाद में क्लास हुई है किसी कारणवश। एक साइड में हमने क्या लिखा बीजांड और एक साइड में हमने क्या लिख दिया बीज। इसको बोलते हैं ओव्यूल और ये क्या होता है सीड। ठीक है, एक साइड में क्या लिख दिया है बीजांड, एक साइड में क्या लिख दिया है बीज। इसमें बाह्य अध्यावरण जो होता है, बाह्य अध्यावरण, इसमें यानी किसका निर्माण करता है टेस्टा। आंतरिक अध्यावरण जो होता है, आंतरिक अध्यावरण जो होता है वो किसका निर्माण करता है टेगमन का निर्माण करता है। ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हैं कि बाह्य अध्यावरण किसका निर्माण करता है टेस्टा का, आंतरिक अध्यावरण टेगमन का, सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं जो होती हैं वह अफासित हो जाती हैं। सहायक सेल्स और प्रतिमुख सेल्स, प्रतिमुख सेल्स, सहायक कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं दोनों की दोनों क्या हो जाती हैं अफासित, अफासित हो जाती हैं। ये भी अफासित हो जाती हैं। तो 4 हो गए ना, यानी बाह्य अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण, सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, नाभिक जो होता है वो नाभिक ही बना रहता है, अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है और द्वितीय केंद्रक जो होता है भ्रूणकोश का निर्माण करता है। नाभिक जो होता है या तो नाभिक ही बना रहता है या फिर अफासित हो जाता है। ठीक है, अंड कोशिका, अंड कोशिका जो होती है किसका निर्माण करती है एम्ब्रियो का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है एम्ब्रियो, यानी भ्रूण का निर्माण करती है। इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूँ पेन के अंदर क्योंकि इसमें थोड़ा ये क्लियर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आप जो बोर्ड पर लिखा हुआ है एक बार देख लो। इसके पीडीएफ जो है आपके पास में आ भी रहे होंगे। एंड कोशिका किसका निर्माण कर रही है, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण कर रही है। ठीक है, और अंड कोशिका के बाद में है द्वितीय केंद्रक जो किसका निर्माण करता है भ्रूणपोष का निर्माण करता है। बीजांडकाय अफासित हो जाता है। अगर अफासित भी नहीं होता है तो परिभ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो अंड कोशिका के बाद में कौन सा आता है द्वितीय केंद्र। द्वितीय केंद्र किसका निर्माण करता है भ्रूणपोष का। या परिभ्रूणपोष, किसका निर्माण करता है परिभ्रूणपोष का। ठीक है, द्वितीय केंद्र के बाद में यहाँ पर क्या आता है बीजांडकाय। बीजांडकाय जो भोजन के रूप में काम में लेते हैं, या ये तो क्या होता है या तो अफासित। मोस्टली क्या होता है बीजांडकाय जो होता है
अफासित ही हो जाता है, या फिर भ्रूणपोष, या इसके बाद में देखते हैं लास्ट में भ्रूणपोष होता है। बीज परिवर्तन के दौरान भ्रूणपोष होता है, यानी ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, बीज परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष जो होता है ये अफासित हो जाता है। ठीक है, ये बातें हम यहाँ पर लिखी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगी। कौन कौन सी लिखी हैं, जैसे बाह्य अध्यावरण की लिखी है, बाह्य अध्यावरण टेस्टा का निर्माण करता है, आंतरिक अध्यावरण टेगमन का निर्माण करता है, सहायक कोशिका अफासित हो जाती हैं, प्रतिमुख कोशिका ये भी अफासित हो जाती हैं। ये दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये दो इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कई बार पूछा भी गया है कि बाह्य अध्यावरण बीज परिवर्धन के दौरान किसका निर्माण करता है, टेस्टा का, आंतरिक अध्यावरण किसका निर्माण करता है, टेगमन का निर्माण करता है। ठीक है, सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिका दोनों की दोनों क्या होती हैं, अफासित हो जाती हैं। नाभिक जो होता है या तो नाभिक बना रहता है या फिर क्या हो जाता है, अफासित हो जाता है। ठीक है, नाभिक का मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये बीज है, इसमें डॉट के समान जो संरचना जो होती है उसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। अंड कोशिका आगे जाकर किसका निर्माण करती है, भ्रूण का, और भ्रूण की संरचना आपने पढ़ी भी होगी, इस प्रकार से होती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपने देखा था कि क्या होता है, ऊपर की साइड में प्रांकुर और नीचे की साइड में क्या होता है, मूलांकुर। ठीक है, और द्वितीय केंद्र किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। बीजांडकाय जो होता है अफासित हो जाता है, भ्रूणपोष जो होता है वो भी अफासित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, यानी भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है, अभ्रूणपोषी, और दूसरा कौन सा होता है, भ्रूणपोषी। ठीक है, एक तो कौन सा होता है, अभ्रूणपोषी होता है, जिसको गैर एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। याद रखना इसको, गैर एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। ठीक है, अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है अभ्रूणपोषी, इसका मतलब क्या होता है, अभ्रूणपोषी का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के बीजों में भ्रूण के परिवर्तन के समय या भ्रूण के परिवर्तन के दौरान भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। यानी भ्रूण का जैसे ही परिवर्तन होगा, भ्रूण का परिवर्तन, जैसे ही भ्रूण का परिवर्तन होता है तो उस समय भ्रूणपोष का उपयोग कंप्लीट कर लिया जाता है। तो इसका मतलब कौन सा होता है, अभ्रूणपोषी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें मटर और मूंगफली। दूसरा आता है भ्रूणपोषी, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के परिवर्तन के समय भ्रूणपोष का उपयोग पूरा नहीं किया जाता है, यानी शेष रह जाता है, उसको बोलते हैं भ्रूणपोषी। जैसे मक्का, बाजरा और अरंडी। तो इसकी परिभाषा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं, अभ्रूणपोषी के बारे में। इस प्रकार के बीजों में भ्रूण के परिवर्धन के दौरान इस प्रकार के बीजों में भ्रूण के परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। इन बीजों को अभ्रूणपोषी कहते हैं। अभ्रूणपोषी कहते हैं। उदाहरण मटर और मूंगफली। क्या लिखा हमने कि यानी अभ्रूणपोषी के अंदर हमने ये लिखा है कि इस प्रकार के बीजों के अंदर भ्रूण के परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। इन बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। ठीक है, यानी अ का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर भ्रूणपोष नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आता है भ्रूणपोषी। दूसरा हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, भ्रूणपोषी, जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, इस प्रकार के बीजों में भ्रूण के परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ भ्रूणपोष शेष रह जाता है। इन बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इन बीजों को क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर देखा कि मक्का, बाजरा और अरंडी। मक्का, बाजरा और अरंडी। ठीक है, तो दोनों बातें समझ में आ गई ना कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अभ्रूणपोषी और एक कौन सा होता है, भ्रूणपोषी। जिसमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है वो कौन से होते हैं, अभ्रूणपोषी। और जिसमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है
वो कौन से होते हैं? भ्रूणपोषी। ठीक है। इसके बाद में आता है फल का परिवर्धन। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात पुष्प फल का निर्माण होना, यानी पुष्प फल का निर्माण होना फल का परिवर्धन कहलाता है। फल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक और एक कौन सा होता है? आभासी। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा किया जाता है वास्तविक, और जिनका निर्माण अंडाशय को छोड़कर अन्य किसी भाग के द्वारा किया जाता है वो कौन से होते हैं? आभासी। तो आगे नया टॉपिक हम डालते हैं फल का परिवर्धन। आगे नया टॉपिक हम यहाँ पर डाल रहे हैं फल का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। देखो, फल का निर्माण कब होता है? जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। यानी फल के अंदर क्या होता है? जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद में किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। तो क्या लिखते हैं? निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात फल का निर्माण होता है। यानी निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात, यानी जब भी निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, देखो निषेचन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पुष्प देखा था इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पर ये क्या थे? परागकण हुए, परागनलिका नीचे की तरफ बनी, नीचे की साइड में क्या है? बीजांड। परागनलिका बीजांड में गई और यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है? निषेचन की। ठीक है। तो इस निषेचन की क्रिया के बाद में क्या होता है? फल का निर्माण होता है। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो बीजांड है, ये बीजांड निषेचन के बाद में किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। और ये जो अंडाशय भित्ति है, ये क्या है? अंडाशय भित्ति। ये आगे जाकर किसका निर्माण करती है? फल भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है। तो फल का परिवर्धन में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात फल का निर्माण होता है। अब इसके बाद आता है फल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखना, नोट लगा कर लिखता हूं, फल दो प्रकार के होते हैं। एक तो फल कितने प्रकार के होते हैं? दो। सबसे पहले कौन सा फल आता है? वास्तविक फल। सबसे पहले कौन सा आता है? वास्तविक फल। जिस फल का निर्माण अंडाशय के द्वारा किया जाता है उसे वास्तविक फल कहते हैं। या ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा किया जाता है, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा किया जाता है उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है। यानी ऐसे फल जिनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यानी अंडाशय के द्वारा किया जाता है, वो फल कौन से कहलाते हैं? वास्तविक फल कहलाते हैं। ठीक है। और ऐसे फल अधिकांश आप कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको? यानी अधिकांश जो फल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वास्तविक फल।
इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख दिया, अधिकांश फल। ठीक है, याद रखोगे ना कि फल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो होता है वास्तविक और एक कौन सा होता है, आभासी। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा किया जाता है वास्तविक फल कहलाते हैं। दूसरा हमने कौन सा लिखा है, आभासी फल। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है आभासी। इसमें क्या लिखोगे, ऐसे फल जिनका निर्माण, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय को छोड़कर, अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग के द्वारा, पुष्प के किसी अन्य भाग के द्वारा किया जाता है। पुष्प के किसी अन्य भाग में कौन से आ सकते हैं, जैसे पुष्पासन आ सकते हैं, ठीक है, पुष्प पर्यंत आ सकता है। यानी कहने का मतलब यानी पुष्प के कोई भी भाग हो सकते हैं, यानी कोई भी अन्य भाग हो सकते हैं, किया जाता है उन्हें आभासी फल कहते हैं। उन्हें कौन से फल कहते हैं, उन्हें आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब का निर्माण जो होता है वो पुष्पासन के द्वारा होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, सेब का निर्माण पुष्पासन के द्वारा होता है। सेब का निर्माण किसके द्वारा होता है, पुष्पासन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये थी 2 बातें यहाँ पर। जैसे एक फल का परिवर्धन, एक तो कौन सा बता दिया हमने यहाँ पर, फल का परिवर्तन हमने क्या बता दिया कि निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात फल का निर्माण होता है। फल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक फल और एक कौन सा होता है, आभासी फल। वास्तविक फल कौन से होते हैं, जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है, अंडाशय के द्वारा होता है, उनको कौन से बोलते हैं, वास्तविक। और आभासी फल कौन से होते हैं, जिनका निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग के द्वारा किया जाता है, वो कौन से होते हैं, आभासी फल। वास्तविक में अधिकांश जो फल जो होते हैं उनका निर्माण उनका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है, जबकि आभासी फल के अंदर जिनका निर्माण क्या होता है, केवल अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग के द्वारा होता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में केवल इतना ही करते हैं। बाकी जो बातें हम कल पढ़ेंगे वो नॉर्मल छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, प्रेरित अनिषेक जनन और पीडी एकांतरण। उसके बाद में लेसन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों बाकी की बातें हम कल करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।